हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 के एग्जाम्पलर का चैप्टर 5 को सोल्व करने वाले हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। चैप्टर 1 से लेकर 4 तक का सोल्यूशन हमने करवा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को प्लीज़ देख लें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमने वीडियो के सोल्यूशन के PDF को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप PDF वहाँ से भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना थी कि आप आज से हर दिन एग्जाम्पलर का 2 चैप्टर का सोल्यूशन किया जाएगा, जिसमें एक चैप्टर बायोलॉजी से होगा और एक फिजिक्स से होगा। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस तत्व तक अष्टक नियम लागू हो पाया। कहता है कि हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि जो न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था तो वो किस तत्व तक लागू हो पाया। तो हम चलिए सबसे पहले न्यूलैंड के अष्टक नियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। न्यूलैंड्स ने तत्वों के उसके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के रूप में सजाया तो पाया कि प्रत्येक तत्व का 8वां जो तत्व होता है उसका क्या होता है, गुण प्रथम तत्व के समान होता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे संगीत में जो स्वर निकलता है सा रे गा मा पा धा नी, उसी प्रकार से क्या होता है कि तत्वों में भी क्या होता है कि प्रत्येक तत्व का 8वां तत्व का गुण जो होता है वो पहले तत्व क्या होता है, समान होता है। जैसे आप लिथियम से अगर गिनती शुरू करते हैं तो 8वां तत्व सोडियम आता है, तो लिथियम और सोडियम का जो गुण है वो क्या होगा, समान होगा। न्यूलैंड्स ने उसमें माना कि प्रकृति में केवल क्या है, 56 तत्व ही विद्यमान है तथा अन्य तत्वों का आविष्कार संभव नहीं है। उसके बाद उन्होंने जो हुआ था, जो उनका जो अष्टक नियम है वो किससे, हाइड्रोजन से आरंभ होकर कहाँ तक, उस टाइम का जो अंतिम तत्व था 56वां तत्व थोरियम, उस पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, मगर उस टाइम जो पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व थोरियम था, जहाँ तक समाप्त हुआ। मगर जो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वो कहाँ तक लागू हो सका, मात्र कैल्शियम तक लागू हो पाया। उसके अलावा क्या है, उसके बाद को तत्वों में वो ठीक से लागू नहीं हो पाया। उसके बाद जो न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था वो क्या था, केवल हल्के तत्वों पे ही क्या हो पाया, ठीक से लागू हो पाया। न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक नियम ने तत्वों को समांजित करने के लिए कभी कभी क्या किया, 2-2 तत्वों को एक साथ रखा था। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि उन्होंने कोबाल्ट तथा निकेल को क्या किया, एक साथ रखा था। ये थे हमारे न्यूलैंड से के अष्टक नियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग चलते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन है किस तत्व तक अष्टक नियम लागू हो पाया, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम। कि न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था वो कैल्शियम तक ही क्या हो पाया, सही तरीके से लागू हो पाया। अगला है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित थे। तो मेंडली साहब थे जो अब तत्वों को किस में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या किया था, व्यवस्थित किए थे। मेंडली साहब ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या किए थे, व्यवस्थित किए थे। अगला है कि मेंडलीव आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे जिनकी खोज बाद में हुई। निम्नलिखित में किस तत्व को बाद में स्थान मिला। मेंडलीव के आवर्त सारणी से रिलेटेड क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसमें क्या थे, 6 आवर्त तथा 8 वर्ग थे। और जो मतलब क्या होता है कि जो क्षैतिज कॉलम होता है उसको क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है, तथा जो क्या होता है लंबवत होता है उसको क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी में टोटल 6 आवर्त तथा 8 वर्ग थे। मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में जर्मन पत्रिका में क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या किया है, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को आरोही या बढ़ते क्रम में क्या किया गया, सजाया गया। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक वर्ग में क्या किया गया था, रखा गया था। ठीक है, मेंडलीव ने आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए थे जो उस समय ज्ञात नहीं थे, और उन्होंने भविष्यवाणी किया कि भविष्य में नए तत्वों का आविष्कार होगा जिनसे ये भरे जाएंगे।
और जो नए तत्वों का आविष्कार होगा जिनका उन्होंने कुछ नामकरण भी किया था, नए तत्वों का नामकरण उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्वों के नाम में एका उपसर्ग लगाकर किया। जैसे क्या किया मेंडली साहब ने कि जो नए तत्वों का नामकरण किया, जो उसी समूह में इस तत्व मतलब जो नए तत्व के लिए स्थान छोड़े थे उससे पहले आने वाले तत्वों के नाम में क्या लगा दिया, एका लगा दिया। और उसके अनुसार क्या, जैसे उन्होंने बताया था कि जो मतलब तत्व बोरॉन के बाद आएगा वो एका बोरॉन कहा जाएगा। जो एल्युमिनियम वाले वर्ग में मतलब एल्युमिनियम वाले समूह में एल्युमिनियम के बाद आएगा उसको क्या कहा जाएगा, एका एल्युमिनियम कहा जाएगा। और सिलिकॉन वाले समूह में जो सिलिकॉन के बाद आएगा उसे क्या कहा जाएगा, एका सिलिकॉन कहा जाएगा। बाद में एका बोरॉन को क्या कहा गया, स्कैंडियम कहा गया, क्योंकि एका बोरॉन का गुणधर्म स्कैंडियम से मिलता था। एका एल्युमिनियम को गैलियम कहा गया क्योंकि एका एल्युमिनियम का गुणधर्म गैलियम से मिलता था। और एका सिलिकॉन को जर्मेनियम कहा गया क्योंकि एका सिलिकॉन का गुणधर्म जर्मेनियम से मिलता था। तब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पर। कहता है कि बाद में क्या होगा कि रिक्त स्थान छोड़े थे जिनकी खोज बाद में निम्नलिखित में किस तत्व को आवास सारणी में बाद में मिला, तो हमारा क्या हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा। जर्मेनियम को मेंडली साहब ने क्या कहा था, एका सिलिकॉन कहा था। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है। तो कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो गलत है। तो सबसे पहला कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनको घटते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो यह हमारा गलत हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। दूसरा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनको बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो यह भी गलत हो जाएगा। तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पे। अगला है कि आवर्त सारणी में समस्थानिकों को संलग्न समूह में रखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को समान समूह में रखा गया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया जाएगा। तो हमको क्या चुनना था, इसमें से गलत चुनना था। तो हमारा गलत 1, 2 और 3 है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। गलत में क्या हो जाएगा, 1, 2 तथा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो अगला क्वेश्चन में दे रखा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां होती है, 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है जिन्हें आवर्त कहा जाता है, ठीक है। और 18 लंबवत पंक्तियां होती है जिन्हें क्या कहा जाता है, वर्ग या समूह कहा जाता है। तो हमारा हो जाएगा इनमें से 18 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। कहता है इनमें 7 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें आवर्त कहते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें वर्ग कहते हैं। उसके बाद इनमें 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें समूह कहते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर या लंबवत कॉलम है जिन्हें समूह या वर्ग कहते हैं। अगला है कि दिए गए तत्वों ए, बी, सी, डी तथा ई जिनके परमाणु क्रमांक 2, 3, 7, 10 तथा 30 हैं से समान आवर्त से संबंधित हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2 है, दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है और तीसरे में भी 8 है। तो आप देख सकते हैं कि जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 2 है, तो वो क्या है, पहले आवर्त से संबंधित है। 3 से लेके कहाँ तक, 10 तक कहाँ हो जाएगा, दूसरे आवर्त में हो जाएगा। और जो 30 है वो किस आवर्त में हो जाएगा, ये चौथे आवर्त में हो जाएगा। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बी, सी तथा डी जो आवर्त संख्या 2 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए, बी, सी, डी तथा ई के परमाणु क्रमांक क्रमशः क्या है, 9, 11, 17 तथा 12 तथा 13 है।
तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है। तो कहता है कि ये जो 5 तत्व दिए गए हैं उनमें से कौन सा जो समूह है जो एक ही समूह या एक ही वर्ग से संबंधित है। तो इसको आप पता करने के लिए क्या कहते हैं कि समान वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो आप देख सकते हैं कि पहला तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 9 है, तो इसका एटॉमिक संख्या क्या हो जाए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 होगा। दूसरा 11 है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 1 होगा। तीसरा क्या है, 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 7 होगा। चौथा 12 है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 और क्या होगा, 2 होगा। और पांचवा 13 है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 और क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्या है कि जो पहला तत्व है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, और दूसरा क्या है कि तीसरा जो तत्व है जिसमें भी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। तो ये हमारा जिसका 9 एटॉमिक नंबर होता है जो फ्लोरीन होता है, और 17 में क्या होता है, क्लोरीन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ए तथा सी हैं जो समान क्या है, समान वर्ग से संबंधित है। ठीक है, अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 युक्त तत्व आप किस समूह में रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो 2 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 8 है, और जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है वो क्या होता है, निष्क्रिय गैस होता है। और निष्क्रिय गैस को समूह 18 में रखा गया है। कहता है कि एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का अवयव है संबंधित है। तो आपको पता है कि सभी कार्बनिक यौगिकों का अवयव क्या होता है, कार्बन होता है, और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, परमाणु संख्या क्या है, 6 है, और जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 और 4 है, और जो कार्बन है वो क्या, समूह 14 से संबंधित है। अगला कहता है कि अगर 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कोष बाह्यतम है। तो आपको पता होगा कि जितना आवर्तों की संख्या होती है उतना ही क्या होता है, कोषों की संख्या होती है। तो जी मतलब अगर कोई तत्व आवर्त 1 में है, ठीक है, तो उसमें कोषों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आवर्त 2 में है तो कोषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब, और जो कोषों की संख्या जो कक्षा के से शुरू होता है, के एल एम एन इस तरह से बढ़ता है, तो मतलब क्या है कि किसी में अब आवर्त 2 में कोषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब उसका बाह्यतम कक्षा में कौन सा कोष हो जाएगा, एल कोष हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में जो क्या होता है, सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो सोडियम है जिसका परमाणु संख्या क्या है, 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 और 1 हो जाएगा। एल्युमिनियम है जिसका परमाणु संख्या क्या है, 13 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 और 3 हो जाएगा। सिलिकॉन है जिसका परमाणु संख्या कितना है, 14 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 8 और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फास्फोरस है जिसका परमाणु संख्या कितना है, 15 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 और 5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फास्फोरस के सबसे बाहरी कक्षा में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन है, और सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इसलिए मतलब फास्फोरस में क्या होगा, सबसे ज़्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हमारा सही ऑप्शन फास्फोरस हो जाएगा। अगला है कि ओ एफ तथा एन को क्या करते हैं कि परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में दर्शाते हैं। तो जो ओ फॉर ऑक्सीजन, एफ से फ्लोरीन और एन से नाइट्रोजन, जो क्या है आवर्त संख्या क्या है, 2 आवर्त संख्या किसके, 2 के तत्व हैं। और क्या होता है कि समान आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। जैसे ऑक्सीजन का हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन का जो क्या होता है कि जो
जो परमाणु संख्या है वो क्या है, 8 है। तो इसका जो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 तथा 6 हो जाएगा। फ्लोरीन है, इसका परमाणु संख्या कितनी है, 9 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 तथा 7 हो जाएगा। और एन है जिसका परमाणु संख्या क्या है, 7 है, तो इसका क्या हो जाएगा, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 तथा 5 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में भी कितने समान आवर्त में जो कोषों की संख्या होती है क्या होती है, समान होती है। तो नाइट्रोजन में मतलब जो केंद्रक होगा उसमें 5 प्रोटॉन और बाहर में क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम लेते हैं फ्लोरीन लेते हैं, इसमें क्या होगा, जो केंद्रक में कितने, नाइट्रोजन के बाहरी केंद्रक में 7 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के केंद्रक में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 9 प्रोटॉन, और इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब चूंकि इसके बाहरी कक्षा में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन और केंद्रक में क्या है, 7 प्रोटॉन है, तो ये क्या करता है कि 7 प्रोटॉन, कक्षा तो एक ही है, बाहरी कक्षा क्या है, एक के सेल है, और इसमें केंद्रक में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चूंकि क्या करता है कि इसमें भी एक ही सेल है, तो ये इसको क्या करता है, इसमें जो इसके बीच जो आकर्षण बल होता है वो चूंकि इसमें 9 प्रोटॉन है, और जिसके कारण इसके बीच क्या होता है कि ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण इसमें जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, मजबूत होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, थोड़ा सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती है। तो किसी आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। तो इसके हिसाब से सबसे बड़ा परमाणु त्रिज्या किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन का हो जाएगा, और फिर किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का। सबसे बड़ा परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का, उससे छोटा ऑक्सीजन का, और उससे छोटा किसका, फ्लोरीन का। तो कह रहा है बढ़ते क्रम में तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा से बड़ा सजा देते हैं। तो हमारा पहला हो जाएगा फ्लोरीन, फिर हो जाएगा ऑक्सीजन, और फिर हो जाएगा नाइट्रोजन। तो हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन डी, ये परमाणु त्रिज्या का बढ़ते हुए क्रम है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या है, सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहला इसमें क्या है कि सोडियम है, जो क्या है आवर्त 3 के तत्व है, और ये क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 11 होता है, 2, 8 और 1। मैग्नीशियम भी आवर्त संख्या किसके हैं, 3 के हैं, तत्व है, और इसका एटॉमिक संख्या 12 होता है, और क्या होता है कि 2, 8, 2। अब हमने अभी बताया कि क्या है कि समान आवर्त में क्या होता है कि बाएं से दाएं जाने पे परमाणु का त्रिज्या क्या होता है, घटता है। तो इसके हिसाब से मैग्नीशियम पहले सोडियम आता है और उसके बाद क्या आता है, मैग्नीशियम आता है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम का परमाणु त्रिज्या क्या होगा, सोडियम से बड़ा होगा, और मैग्नीशियम का क्या होगा, छोटा होगा। अब उसी प्रकार क्या है कि पोटेशियम और कैल्शियम, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 और कैल्शियम का परमाणु संख्या 20। ये चौथे आवर्त के संख्या, चौथे आवर्त के क्या है, दोनों तत्व हैं। और चूंकि इसमें ये चौथा आवर्त है तो इसमें कितने कोषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और सोडियम में कोषों की संख्या कितनी थी, 3 थी। तो जो चौथे आवर्त के तत्व हैं उसका परमाणु त्रिज्या तो ऐसे ही तीसरे आवर्त से बड़ा हो गया। अब चूंकि पहले क्या आता है, पोटेशियम आता है, उसके बाद क्या आता है, कैल्शियम आता है। अब चूंकि कैल्शियम में का परमाणु क्रमांक अधिक है और ये क्या है, दाईं ओर स्थित है, इसलिए कैल्शियम का जो परमाणु त्रिज्या है वो पोटेशियम से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा इसमें परमाणु त्रिज्या किसका है, पोटेशियम का है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा के। अगला है कि निम्नलिखित में कौन से तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो हमारा सबसे पहले मैग्नीशियम है, इसका परमाणु संख्या 12 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, 2, 8, 2 है। उसके बाद क्या है कि दूसरा है सोडियम, इसका परमाणु संख्या क्या होता है, 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2, 8 और 1 है। फिर पोटेशियम होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या 19 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 तथा 1 होता है। अगला है कैल्शियम, तो क्या है, जिसका परमाणु संख्या 20 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 तथा 2 होता है। अब चूंकि आपने पढ़ा होगा कि जिसके बाहरी कक्षा में जितने कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन खोना उतना ही आसान होता है। तो आप देख सकते सोडियम तथा पोटेशियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 1 है। तो ये दोनों के लिए जो इलेक्ट्रॉन खोना है वो मैग्नीशियम या कैल्शियम से ज़्यादा आसान है। अब चूंकि क्या होते हैं कि सोडियम की तीसरे आवर्त के तत्व हैं तो इसलिए इसमें कोषों की संख्या कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। ठीक है,
ये पहला में 2, फिर 8 और फिर क्या 1। अब चूंकि जो पोटेशियम है वो चौथे आवर्त का तत्व है, इसमें कोषों की संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। इसमें 2, इसमें 8, फिर 8 और फिर चौथे में कितना 1। अब चूंकि जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे केंद्रक का जो नियंत्रण होता है वो बाहरी सेलों पे वो क्या होता है, कमते जाता है। तो इसके कारण सोडियम में चूंकि 3 ही कोष हैं तो उसका जो आकर्षण बल है वो ज़्यादा है, और पोटेशियम में क्या है, सोडियम के अपेक्षा जो आकर्षण बल है कम है। तो इसलिए दोनों में समान इलेक्ट्रॉन है, मगर भी सोडियम के तुलना में पोटेशियम है जो ज़्यादा आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खो देगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पोटेशियम। अगला है कि निम्नलिखित में कौन से तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोते। तो हमारा सबसे पहला है सोडियम, जिसका परमाणु संख्या 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1। फिर क्या है, फ्लोरीन है जिसका परमाणु संख्या 9 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 7। ठीक है। अगला है क्या है, मैग्नीशियम है जिसका परमाणु संख्या 12 और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएंगे, 2, 8 और 2 हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम है, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 13 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएंगे, 2, 8 तथा 3। आपने पढ़ा है कि जिस तत्व के बाहरी कक्षा में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन खोना उतना ही क्या है, मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके लिए इलेक्ट्रॉन को खोना क्या है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फ्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खो सकता। अगला है कि निम्नलिखित में कौन से तत्व समस्थानिकों के लक्षण है। तो समस्थानिक क्या होते हैं कि वैसा क्या होते हैं कि जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो, तथा क्या हो, परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो, उसे क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिकों में क्या होते हैं कि भौतिक गुण अलग होते हैं तथा रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो हमारा देख लेते हैं, कहता है कि समस्थानिकों के परमाणु भार समान होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं। दूसरा है कि तत्व के समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिकों के भौतिक गुण समान होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग होते हैं। चौथा है कि एक तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 2 तथा 4, ऑप्शन नंबर डी। समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा रासायनिक गुण समान होते हैं। निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में क्या करिए, व्यवस्थित करिए। तो आप कहता है कि ये जो तत्व दिए गए हैं उनको क्या करिए, धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में क्या करिए, व्यवस्थित करिए। तो हमारा जो सोडियम है उसका परमाणु क्रमांक क्या है, 11 है। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 11 है। अगला है सिलिकॉन है, उसका परमाणु क्रमांक क्या है, 14 है। कैल्शियम है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। मैग्नीशियम है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 12 है। और अल्युमिनियम है जिसका परमाणु क्रमांक 13 है। आप देख सकते हैं कि ये क्या है, सारे के सारे आवर्त 3 के तत्व हैं। किसके, आवर्त 3 के तत्व हैं। तो क्या होता है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे धात्विक गुण घटता है तथा अधात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। तो हम देख लेते हैं कि क्या है, कि मतलब क्या है, सबसे कम क्या कहता है कि धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो क्या होगा कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा धात्विक गुण वाला को लिखना है। तो हमारा सबसे पहला जो सबसे बाईं ओर रहेगा उसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा धात्विक गुण होगा। तो हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा धात्विक गुण किस में होगा, सोडियम में होगा। उसके बाद किस में होगा, मैग्नीशियम में होगा। उसके बाद एल्युमिनियम में होगा। फिर किस में होगा,
सिलिकॉन में होगा और सबसे लास्ट में किस में होगा, क्लोरीन में होगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा धात्विक गुण किस में होगा, सोडियम में, उसके बाद मैग्नीशियम में, उसके बाद एल्युमिनियम में, उसके बाद क्लोरीन में, सिलिकॉन में और उसके बाद क्लोरीन में। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित तत्वों के उनके अधात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो कहता है कि क्या करना है कि अधात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो अभी हमने बताइए, पहले देख लेते हैं कि लिथियम है जिसका क्या है 3 है, ऑक्सीजन 8, कार्बन 6, बेरिलियम 4 और फ्लोरीन 9। ये सारे आप देख सकते हैं कि आवर्त 2 के तत्व हैं, आवर्त 2 के तत्व हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे आधात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है, आधात्विक गुण बढ़ता है। तो कहता है कि आधात्विक गुण को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, जिसमें सबसे कम आधात्विक गुण है। तो जिसमें सबसे कम आधात्विक गुण होगा वो क्या होगा, सबसे बाईं ओर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, फिर बेरिलियम हो जाएगा, फिर कार्बन हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब है कि एका एल्युमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। तो हमने बताया था कि जब मतलब मेंडलीव साहब ने आवर्त सारणी में जगह छोड़ा था जिसमें एक एका एल्युमिनियम दिया था, नाम दिया था, जो बाद में क्या बना, गैलियम जिसको कहा गया। और जो एका एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड के प्रवृत्ति होता है वो क्या होता है, E2O3, या इसको बोल सकते हैं कि Ga2O3। गैलियम का जो संयोजकता होता है वो 3 होता है। और एका एल्युमिनियम का जो क्लोराइड का जो प्रवृत्ति होता है वो क्या होता है, ECl3, या तो फिर इसको क्या कह सकते हैं कि GaCl3। ठीक है, तो कहता है कि एका एल्युमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा Ce2O3। अगला है 3 तत्व बोरॉन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम है। तो ये क्या हो जाएंगे, बोरॉन तथा सिलिकॉन तथा जर्मेनियम क्या है, तीनों का तीनों उपधातु मेटोलाइट्स हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो क्या कहता है कि आप देख सकते हैं कि जो परमाणु क्रमांक 7 होगा उसका क्या होगा, 2 तथा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 तथा 5 होगा। 3 का जो होगा जिसका 2 तथा 1 होगा। 12 का जो होगा जिसका क्या होगा 2, 8 तथा 2 होगा। और 19 का होगा जिसका 2, 8 तथा 1 होगा। आप देख सकते हैं कि जो पहला है वो क्या है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख के बता सकते हैं कि इसके लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करना मुश्किल है, इसलिए क्या एक होगा, अधातु होगा। और अधातु का ऑक्साइड क्या बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला कहता है कि परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है तथा अम्लीय ऑक्साइड एवं सहसंयोजक हैलाइड बनाता है। निम्नलिखित में यह किस वर्ग से संबंधित है। तो परमाणु क्रमांक 14 में जो तत्व होता है वो क्या होता है, सिलिकॉन होता है। ठीक है, और यह एक क्या है, उपधातु है। इसके ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, उपधातु वर्ग से संबंधित है। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 23 कि एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। तो कहता है इसमें से कौन सा फिगर है जो परमाणु त्रिज्या के सही रूप को दर्शा रहा है। तो हमने पढ़ा है कि जब केंद्रक से सबसे बाहरी कक्षा के बीच का जो दूरी होता है, केंद्रक से बाहरी कक्षा के बीच का जो दूरी होता है को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है, परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें केंद्र से क्या है, सबसे भीतरी कक्षा के बीच का दूरी है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या है, केंद्र से एक बाहरी कक्षा। तो हमारा ये हो सकता है। फिर आप देख सकते हैं कि इसमें केंद्र से सबसे बाहरी कक्षा, तो ये हो सकता है। और इसमें देख सकते हैं कि 2 बाहरी कक्षा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 2 तथा 3 ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पे क्या नहीं बढ़ता। कहता है कि आवर्त सारणी के एक समूह में अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या नहीं बढ़ता। तो आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि जो क्या होता है कि जो कक्षों की संख्या, सेलों की संख्या होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद हमने
दूसरा है धात्विक लक्षण। तो हमने पढ़ा कि मतलब जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है कि सेलों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण उसका जो उसके लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, जिसके कारण उसका धात्विक लक्षण भी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये बढ़ता है, ठीक है। तीसरा है कि संयोजकता। तो हमने पढ़ा हो कि समान वर्ग में संयोजकता क्या होती है, समान होती है। समान वर्ग की संयोजकता क्या होती है, समान होती है। अगला है कि एक तत्व में कोषों की संख्या। तो हमने पढ़ा कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी कि समान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे संयोजकता नहीं बढ़ती है। अगला है कि आवर्त सारणी में के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे समानता परमाणु का आकार। तो हमने अभी बताया कि जो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पे परमाणु का आकार घटता है, परमाणु का आकार घटता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में तत्वों का कौन समूह धात्विक गुणों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। तो हमने बताया कि आवर्त सारणी में क्या होते हैं, समान आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे धात्विक गुण क्या होता है, घटता है, धात्विक गुण घटता है। में देख सकते हैं कि जो पहला है वो 4 है मैग्नीशियम, फिर 12 और क्या होता है कैल्शियम 20, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि समान वर्ग में क्या होता है, समान, ये तीनों है जो क्या है समान वर्ग के सदस्य हैं, समान वर्ग के सदस्य हैं। समान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद क्या आता है मैग्नीशियम उसी ग्रुप में, और मैग्नीशियम के नीचे क्या आता है कैल्शियम। तो आप इसमें देख सकते हैं कि क्या इसके क्या हो जाएंगे, धात्विक गुण क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। तो सबसे कम धात्विक गुण बेरिलियम में, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम में, और मैग्नीशियम के बाद क्या हो जाएगा कैल्शियम में। तो ये है जो धात्विक गुणों को बढ़ते हुए दर्शाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का एग्जाम्पलर का सोल्यूशन। मैं आने वाले दिनों में अब हर दिन 2 चैप्टर का सोल्यूशन कराने वाला हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।